अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम हुसैन साजिद और इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं IT 306 ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका बल्क बैंकर्स एल्गोरिदम्स क्या होता है। इस बैंकर्स एल्गोरिदम्स को हम देखेंगे कि ये होता क्या है, किस तरह से काम करता है, और इसके अंदर हम एक या दो एग्जांपल्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसको कि बैंकर्स एल्गोरिदम्स क्या होता है। सो बैंकर्स एल्गोरिदम इज बेसिकली लेस एफिशिएंट देन रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिदम। अगर आपने डेडलॉक्स का टॉपिक अच्छे से पढ़ा है तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि एक रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिदम भी होता है। इसी तरह से ये भी रिसोर्स एलोकेशन का एल्गोरिदम होता है बैंकर्स, लेकिन ये उससे ज़्यादा एफिशिएंट होता है। लेस एफिशिएंट तो होता है, लेकिन यहाँ पे हम इसको प्रेफरेंस इसलिए दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जब हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, मल्टीपल रिसोर्सेज होते हैं, तो ऐसे केसेस में हमारे पास जो बैंकर्स एल्गोरिदम है वो ज़्यादा अच्छा होता है। But it can be implemented in the system with multiple instances of each resource type। कि एक रिसोर्स है लाइक प्रिंटर है, तो प्रिंटर एक से ज्यादा तादाद में है, मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं उसके। तो ऐसे केसेस के अंदर जो हमारे पास जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिदम है उसकी बजाय हम जो है वो बैंकर्स एल्गोरिदम को यूज करते हैं। ये बैंकर्स एल्गोरिदम क्या होता है कि बैंक्स के अंदर आप देखते हैं कि बैंक्स कभी भी पैसे की कमी बैंक्स के अंदर नहीं होती। वो क्या करते हैं कि एक का पैसा दूसरे को दे देते हैं, दूसरे का पैसा तीसरे को, तीसरे का पैसा चौथे को। कि बारी किसी की होती है तो वो उसको होल्ड पे लगा के तो किसी और को वो रिसोर्सेज प्रोवाइड कर देते हैं, तो और उसकी ज़रूरियात को पूरा कर देते हैं। तो बिल्कुल जो बैंक्स है उनके अंदर यही बैंकर्स एल्गोरिदम जो है ये यूज़ हो रहा होता है। तो यहाँ पे भी हम रिसोर्स एलोकेशन में इसको बैंकर्स एल्गोरिदम को यूज़ करते हैं और ये बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है। It requires that each new process should declare maximum number of instances of each required resource type। कि हर जो प्रोसेस है वो ये डिक्लेयर करे कि उसको कौन सा रिसोर्स कितनी अमाउंट में चाहिए। ठीक है, जो रिसोर्स टाइप का मतलब है कि प्रिंटर चाहिए, उसको CD रोम चाहिए, डिस्क ड्राइव चाहिए, हार्ड डिस्क चाहिए, क्या चाहिए। ठीक है, और कितनी तादाद में चाहिए वो है नंबर ऑफ इंस्टेंसेस। मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस का मतलब ये होता है। सो व्हेन अ प्रोसेस रिक्वेस्ट सर्टेन रिसोर्स, कि जब एक प्रोसेस इस तरह के रिसोर्स को एक्सेस करता है, उसकी रिक्वेस्ट करता है, तो द सिस्टम डिटरमाइन वेदर द एलोकेशन ऑफ दोस रिसोर्सेज विल लीव द सिस्टम इन सेफ स्टेट। कि जब कोई भी एक प्रोसेस है वो एक रिक्वेस्ट करता है कि मुझे एक रिसोर्स चाहिए, जैसा कि मुझे प्रिंटर की ज़रूरत है, तो सिस्टम चेक करता है कि क्या इसको प्रिंटर देने के बाद भी मेरा सिस्टम सेफ स्टेट में रहेगा। सेफ स्टेट का मतलब ये होता है कि इसको जो मैं दे रहा हूँ तो इसको देने के बाद ये कुछ देर इस्तेमाल करेगा और ये इन रिसोर्सेज को छोड़ देगा, और बाकी रिसोर्सेज जो है बाकी प्रोसेसेस को भी मैं थोड़ा थोड़ा टाइम दे दूंगा। तो इस तरह स्लो स्लो सारे प्रोसेसेस को टाइम देते हुए मेरा जो प्रोसेस है ये अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे सारे, और टास्क जो है वो सारा डन हो जाएगा। तो इसको हम सेफ स्टेट कहते हैं। और दूसरे होते हैं डेडलॉक स्टेट, कि जिसके अंदर क्या होता है सबके पास थोड़े थोड़े रिसोर्सेज होते हैं लेकिन वो इनकम्प्लीट होते हैं। तो हर बंदा ये इंतजार कर रहा होता है कि कोई दूसरा फ्री हो तो मैं उससे चीजें लेके तो मैं अपना इसको पूरा कर लूँ। ठीक है, सो इट विल इट विल द रिसोर्सेज आर एलोकेटेड। सो इस तरह से जो है वो इसके अंदर रिसोर्सेज एलोकेटेड हो जाती हैं। थोड़ा सा मेरी टाइपिंग मिस्टेक्स है। अदरवाइज द प्रोसेस मस्ट वेट अंटिल द सम अदर प्रोसेस रिलीज द रिसोर्सेज। कि या तो क्या होता है इसके अंदर कि एक प्रोसेस है उसको चीज़ें अगर अवेलेबल हैं तो वो, और जितने उसके अवेलेबल रिसोर्सेज हैं और जो उसकी नीड है वो रिसोर्सेज ज़्यादा अवेलेबल है तो वो उसको गेन कर लेगा। अदरवाइज वो वेट करेगा कि बाकी प्रोसेसेस जो हैं उनके पास तो रिसोर्सेज हैं, वो उनको रिलीज़ करेंगे तो जो टोटल अवेलेबल रिसोर्सेज वो इतने हो जाएंगे कि मुझे उसकी जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोसेस है और उसको 2 प्रिंटर्स की ज़रूरत है, लेकिन जो अवेलेबल प्रिंटर है वो 1 है। अब वो प्रोसेस क्या करेगा, वो 1 प्रिंटर जो है उसके पास वो उसको होल्ड कर लेगा, और उसको फर्दर एक और प्रिंटर की ज़रूरत है तो वो वेट करेगा कि कोई और प्रोसेस जो है जो प्रिंटर यूज़ कर रहा है वो प्रिंटर को जैसे ही रिलीज़ करता है तो मैं उसको होल्ड करके तो उसको मैं लेके तो ये जो है अपना प्रोसेस जो है उसको कंप्लीट करूँ, और मेरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं मैं उसको वो जैसे ही मेरी फुलफिल होती है तो मैं अपने आप को कंप्लीट करूँ। ये बिल्कुल, और ये प्रोसेसेस जो हैं ये रिसोर्सेज को होल्ड करके बैठे होते हैं। इस पे एक जोक याद आ रहा है कि एक दफ़ा एक जगह पे ऐलान हुआ कि जिसके 5 बच्चे होंगे उसको हुकूमत की तरफ से इतना इनाम दिया जाएगा। तो एक बंदा था उसके 2 बच्चे थे, तो वो बाहर भाग के चला जाता है कि जी मैं 3 बच्चे और किसी के उठा के ले आऊँगा और 5 मैं डिस्प्ले करके और मैं हुकूमत से जो है वो इमदाद वगैरह जो इनाम है वो ले लूँगा। तो वापस आता है तो उसके अपने दोनों बच्चे भी गायब होते हैं।
तो बेगम उसको कहती है कि क्या ऐलान तुमने अकेले ने सुना था। तो बिल्कुल बैंकर्स एल्गोरिथम्स के अंदर ये सॉरी ये डेडलॉक्स के अंदर कंप्यूटर्स भी इसी तरह से शार्प होते हैं। वो ये माइंड में रखते हैं कि क्या वो जो इनाम है हम अकेले सुन रहे हैं, बाकी भी तो ज़रूरतमंद है, वो भी तो भाग दौड़ करेंगे, इसलिए जो उनके पास रिसोर्सेज होते हैं वो उनको रिलीज नहीं करते। वो उनको तना नहीं छोड़ते कि कहीं ये किसी और के पास चला गया तो मेरे पास जो थोड़ा सा है मैं इससे भी चला जाऊंगा। तो इसलिए वो वेट करते हैं, वो रिसोर्सेज को होल्ड करके बैठे रहते हैं कि जब तक दूसरे जो रिसोर्सेज हैं, दूसरे प्रोसेसेस हैं, वो उन रिसोर्सेज को रिलीज नहीं करते तब तक जो है वो अपने वाले रिसोर्सेज किसी को नहीं देते। और जब कोई दूसरा प्रोसेस रिलीज करता है तो वो अपने साथ उनके प्रोसेस भी मिलाते हैं और अपनी जो नीड है उसको फुलफिल करते हैं। तो डेडलॉक की जो चार कंडीशंस हैं, तो बैंकर एल्गोरिदम जो है वो इन तीन को अलाउ कर देता है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन, वेट एंड होल्ड, नो प्रेम्पशन। ठीक है, और जो ये प्रिवेंट करता है कि सर्कुलर वेट नहीं इसके अंदर होना चाहिए कि पहले वो वेट करे फिर थोड़ा सा वो फिर वो। तो बैंकर्स एल्गोरिदम के अंदर सर्कुलर वेट नहीं होता। इसका बैंकर्स एल्गोरिदम में यूजर क्या करता है कि द यूजर प्रोसेस में ओनली रिक्वेस्ट वन रिसोर्स एट अ टाइम, कि यूजर प्रोसेस जो है वो एक वक्त में एक ही रिसोर्स को रिक्वेस्ट कर सकता है। सिस्टम ग्रांट रिक्वेस्ट ओनली इफ द रिक्वेस्ट विल रिजल्ट इन सेफ स्टेट। वो उसको तभी रिसोर्स देता है कि अगर तो उसके बाद सिस्टम सेफ स्टेट में रहे। और फॉर एग्जांपल एक बंदा है, एक प्रोसेस है जिसमें 25 दिन चलना है, ये 1 महीना चलना है, ठीक है, ये 2 महीने चलना है सपोज, तो वो उसको रिसोर्स दे दे। और बाकी जो है वो छोटे छोटे प्रोसेस हैं, कोई 1 दिन, को 2 दिन, को 4 दिन। तो वो उनके लिए वो क्या है कि वो जो इतने प्रोसेस जिनको 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन चाहिए रिसोर्सेज, उनको 2 महीने वेट करना पड़ेगा उस एक रिसोर्स की, उस एक प्रोसेस की वजह से। तो वो सिस्टम तो सेफ स्टेट में नहीं रहा। तो इसीलिए सिस्टम जो है वो पहले उसको रिक्वेस्ट जो है वो सिस्टम जो है उसको जो रिक्वेस्ट को एंटरटेन करने के लिए वो मेक श्योर करता है कि ये जो रिक्वेस्ट है उसके बाद भी जो मेरा सिस्टम है वो सेफ स्टेट के अंदर रहेगा। The algorithm use different data structures to implement deadlock avoidance। और ये जो बैंकर्स एल्गोरिदम ये नॉर्मल एक जो ट्रेडिशनल डेटा स्ट्रक्चर डेडलॉक अवॉइडेंस का होता है वो उससे डिफरेंट यूज करता है। फॉर एग्जांपल एक n नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं और m बी द नंबर ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, सो फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर्स आर रिक्वायर्ड कि अवेलेबल उसमें जो है, अवेलेबल क्या होता है, ये लेंथ होती है जो इंडिकेट करती है कि कितने नंबर ऑफ रिसोर्सेज जो हैं ईच टाइप के अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास प्रिंटर और सीडी रोम की मैं बात कर रहा हूँ, तो अवेलेबल में मेरे पास मैक्सिमम जो है, मेरे पास जो इस वक्त करंटली फॉर एग्जांपल टोटल सिस्टम के पास 10 सीडी रोम है लेकिन 5 सीडी रोम इस वक्त यूज हो रहे हैं, तो अवेलेबल तो 5 हुए। ठीक है, उसके पास प्रिंटर 11 थे जिनमें से 3 अवेलेबल हैं, 8 जो है वो यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो अवेलेबल क्या होता है, एक वेक्टर लेंथ होती है ऑफ प्रोसेसेस दैट इंडिकेट्स कितने नंबर ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो मैक्सिमम का मतलब क्या है, मैक्स का वर्ड हम बार बार इसमें पढ़ेंगे। द मैक्सिमम रिक्वायरमेंट फॉर अ प्रोसेस, कि एक प्रोसेस ऐसा है जिसको 3 प्रिंटर, 2 सीडी रोम और 1 GB रैम की जरूरत है, तो उसकी ये रिक्वायरमेंट्स है मैक्सिमम। जब तक ये फुलफिल नहीं होगी वो प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, एलोकेट, एलोकेट का मतलब क्या है कि एक प्रोसेस है उसको करंटली उसके पास कितने रिसोर्सेज हैं बट वो कंप्लीट नहीं है, वो इनकम्प्लीट होते हैं। ठीक है, अभी उसकी फर्दर पीछे कुछ और ज़रूरत पूरी होगी, तो वो मतलब उसके बाद 5 रिसोर्सेज हैं जबकि उसकी मैक्सिमम नीड 8 की है। ठीक है, तो वो 3 का फर्दर वेट करेगा, जब उसको 3 मिलेंगे तो वो 8 मैक्सिमम नीड पूरी होगी तो वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। तो जो नीड है ये बेसिकली वो रिमेनिंग अमाउंट है कि एक प्रोसेस ने को एलोकेट, तो 5 रिसोर्सेज हैं, 5 प्रिंटर एलोकेट किए हुए हैं, उसको 8 टोटल चाहिए, तो 3 की फर्दर इसको जरूरत है, रिमेनिंग रिसोर्सेज जो इसको जरूरत है इसको हम बोलते हैं नीड। सो एक एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं कि एक 5 आपके पास टेप ड्राइव्स हैं, 2 ग्राफिक डिस्प्ले हैं, 4 प्रिंटर हैं और जो है वो 3 डिस्क हैं। ठीक है, सो हम इसका एक वेक्टर हमने बना लिया कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका वेक्टर क्या है कि हमने सीक्वेंस में ये 4 वैल्यूज हैं, तो एक वेक्टर क्या है कि 5 2 4 3, मतलब पहली टाइप का जो रिसोर्स है टेप ड्राइव है, ये पहली टाइप है रिसोर्स की, और इसके इंस्टेंसेस 5 है, मतलब 5 नंबर ऑफ टेप ड्राइव मेरे पास अवेलेबल हैं। फिर मेरे पास ग्राफिक डिस्प्ले है, इसमें मेरे पास 2 रिसोर्सेज अवेलेबल हैं इस टाइप के, 4 प्रिंटर्स अवेलेबल हैं और 3 डिस्क, उसका मैंने एक वेक्टर बना लिया है। और आगे अब हम देखते हैं कि मेरी नीड क्या है और किस तरह से। आगे हम देखते हैं कि ये टोटल हमारे पास इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, टोटल मैक्सिमम। ठीक है, सिस्टम के अंदर अब हमने इसको देखना है कि हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, को देखने जा रहे हैं
और उसके अंदर हम बैंकर्स एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करेंगे। कंसीडर वी हैव ऑलरेडी एलोकेटेड दीज रिसोर्सेज अमंग 4 प्रोसेसेस एज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग मैट्रिक्स एलोकेटेड। ये एक एलोकेटेड है कि एक जो है चारों प्रोसेसेस को, जो टाइप ए है, टाइप ए पे था हमारे पास टेप ड्राइव, इसमें से 4 टेप ड्राइव जो हैं वो एलोकेट कर दी गई हैं। किसी के पास एक होगी, किसी के पास 2, किसी के पास कुछ भी नहीं होगा। फिर ग्राफिक रिसोर्स भी 2 हैं और प्रिंटर और डिस्क भी 2 हैं और डिस्क जो है वो 3 है। सो हमें यहाँ पे एक नीड मैट्रिक्स की भी जरूरत होगी आगे। वी ऑल्सो नीड अ मैट्रिक्स टू शो नंबर ऑफ ईच रिसोर्स स्टिल नीडेड फॉर द प्रोसेस। तो हम ये एक टेबल देखते हैं, एलोकेशन मैट्रिक्स है। एक प्रोसेस ये है, इसको 2 टेप ड्राइव दे दी गई हैं, ग्राफिक्स इसको 0 है, प्रिंटर 1 है इसके पास और डिस्क 1 है। प्रोसेस बी के पास टेप ड्राइव 0 है और जो है ग्राफिक 1 है, प्रिंटर भी 0 है और डिस्क ड्राइव भी 0 है। प्रोसेस सी के पास एक जो है वो टेप ड्राइव है, 0 ग्राफिक है और एक प्रिंटर है और एक डिस्क ड्राइव है। प्रोसेस डी के पास एक टेप ड्राइव, एक ग्राफिक, कोई प्रिंटर नहीं और एक डिस्क ड्राइव है। तो ये टोटल देखें तो ये इनको ऐड करें अगर आप टेप ड्राइव्स, तो टोटल 4 टेप ड्राइव एलोकेट हो गई हैं और जो है वो 2 हमारे पास ग्राफिक्स एलोकेट हो गए हैं, 2 ही प्रिंटर और 3 हमारे पास डिस्क ड्राइव। तो ऊपर आप देखें 4 2 2 3। तो ये एलोकेशन टोटल हमारी हो चुकी है। और हर प्रोसेस को फर्दर नीड कितनी है, प्रोसेस ये है इसको फर्दर एक टेप ड्राइव और चाहिए। जैसे इसको एक और टेप ड्राइव मिली तो ये क्या करेगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसको फर्दर एक और ग्राफिक चाहिए और प्रिंटर और उसकी जरूरत नहीं। तो जैसे ही इसको एक ग्राफिक और एक टेप ड्राइव मिली, ये प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगा। प्रोसेस बी जो है ऑलरेडी तो उसके पास ये चीजें जो है वो एग्जीक्यूशन के लिए वो होल्ड करके बैठा है, लेकिन फर्दर उसको टेप ड्राइव कोई नहीं चाहिए, लेकिन एक ग्राफिक, एक प्रिंटर और 2 डिस्क ड्राइव की फर्दर इसको जरूरत है। प्रोसेस सी है हमारे पास, इसके 3 टेप ड्राइव इसको फर्दर चाहिए, एक इसको ग्राफिक चाहिए और प्रोसेस डी जो है इसको जस्ट एक और प्रिंटर की जरूरत है। तो ये सबसे पहले क्या करेगा कि बैंकर्स एल्गोरिथम जो है इसकी वर्किंग किस तरह से होती है कि सबसे पहले फाइंड अ रो इन द नीड मैट्रिक्स विच इज लेस देन द अवेलेबल मैट्रिक्स। ये जो है हमारे पास एलोकेटेड है और जो अवेलेबल मैट्रिक्स हमारे पास बनता है वो हमारे पास है इस वक्त, अगर हम इनको माइनस करें, ये 4 2 2 3 है और टोटल जो था ये 5 2 4 3। इस वाले में से हम टोटल में से उसको माइनस करते हैं तो हमारे पास अवेलेबल आ जाता है। ठीक है, तो अवेलेबल से हमने लेस देखना है कि कौन सा है जिसकी नीड अभी जो है वो कम है और हमारे पास ज्यादा मटेरियल अवेलेबल है, ज्यादा स्टॉक है, तो हम पहले उसकी नीड पूरी कर देते हैं। और अगर कोई इस तरह की रो एग्जिस्ट करती है, देन द प्रोसेस रिप्रेजेंटेड बाय द रो मे कंप्लीट विद दोज एडिशनल रिसोर्सेज, इफ नो देन डेडलॉक इज पॉसिबल। अगर हमें कोई भी रो नहीं मिलती जो हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज से कम है, तो इसका मतलब वहां पे अब डेडलॉक आ गया। तो फिर हमें डेडलॉक का सोल्यूशन एक और तरह हम उसमें चले जाएंगे और दूसरा हमने को मेथड के थ्रू उसको सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डबल चेक बिफोर ग्रांटिंग द रिसोर्सेज किसी भी प्रोसेस को फॉर चूजिंग द रो विल बी इन सेफ स्टेट। कि अगर हम इस प्रोसेस को चूज करते हैं और इसके जो रिसोर्सेज हैं जो इसको देने जा रहे हैं हम, उसके बाद क्या हमारा सिस्टम सेफ स्टेट में रहेगा। ऐसा ना हो कि आप उसको दे दें और उसकी नीड भी पूरी नहीं हो रही और दूसरे नंबर पे वो इतना लॉन्ग लास्टिंग प्रोजेक्ट वो प्रोसेस है, इतना लॉन्ग वो चलेगा कि वो हमारा सिस्टम ही एक किस्म का हैंगिंग स्टेट में चला जाएगा, हैंग हो जाए तो बाकी प्रोसेस जो है वो इंतजार कर करके मर जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपने मेक श्योर करना है कि सिस्टम सेफ स्टेट में रहेगा। सपोज दैट द प्रोसेस हैज एक्वायर्ड ऑल इट्स नीडेड रिसोर्सेज, executed, terminated and return resources, the value available vector should be greater than or equal to the available vector। For example, कि हमने ये देखना है कि जो भी प्रोसेस थे जिन्होंने ऑल रिसोर्सेज जो उनको रिक्वायर्ड थे उन्होंने एक्वायर कर लिए, हासिल कर लिए हैं, वो प्रोसेस चलने के बाद वो टर्मिनेट हुए। जब एक प्रोसेस टर्मिनेट होता है तो जितने रिसोर्सेज वो होल्ड करके बैठा होता है, मतलब जो उसको एलोकेटेड रिसोर्सेज होते हैं, वो उसको क्या कर देगा कि वो उसको रिलीज करेगा। जब वो रिटर्न करेगा तो उससे क्या होगा, जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे पहले वाले उनमें वो ऐड होंगे और अब वो ज्यादा हो जाएगा जो पहले वाले अवेलेबल रिसोर्सेज थे। ठीक है, तो हम इस तरह, आपको समझ नहीं आ रही अगर तो हम एग्जांपल पे सीधा चलते हैं। आपने नीड मैट्रिक्स उसका देखा, ठीक है, ये मैं वापस जाता हूँ, ये हमारा नीड मैट्रिक्स है हर प्रोसेस के लिए।
तो हमने वन बाय वन चेक करना है कि जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं कौन सा मैट्रिक्स उससे लेस है। स्टार्टिंग में जो अवेलेबिलिटी है वो 1020 की है, ठीक है। तो प्रोसेस डी जो है हमने पूरे को नीड मैट्रिक्स को एग्जामिन किया, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4। तो एक ही रो थी जो लेस देन द अवेलेबल वेक्टर थी और वो प्रोसेस डी था। प्रोसेस डी के जो नीड है वो 0010 है। तो देखा जाए मतलब रिसोर्स जो पहले वाला है उसमें जीरो मैट्रिक्स आई है, तो इसको इसकी जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे एक अवेलेबल है तो हमें वो एक अवेलेबल भी सेफ रहेगा, वो ये यूज ही नहीं करेगा। जो दूसरी टाइप का है उसमें भी इसको जीरो चाहिए यहाँ पे, और जो इधर है हमारे पास वो भी जीरो है, ठीक है। इसको चाहिए भी जीरो और इसको जीरो चाहिए और उधर है भी जीरो, तो मतलब इसको ना जरूरत है और वहां पे भी हमारे पास वो वाला रिसोर्स फ्री नहीं है। लेकिन थर्ड रिसोर्स इसको एक चाहिए लेकिन हमारे पास अवेलेबल दो है, तो दो में से एक हम इसको यूटिलाइज करवा देंगे। और चौथे वाला जो है वो जीरो है और उधर भी जीरो है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये जो चारों नंबर्स हैं, पहला नंबर पहले से लेस होना चाहिए, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, चौथा चौथे से लेस होना चाहिए या उसके इक्वल होना चाहिए। ये ना होना चाहिए कि ये इधर कोई एक नंबर जो है वो अवेलेबल से ग्रेटर हो, तो अगर ग्रेटर है तो फिर हमारा काम नहीं चलने वाला। अब हमने इसको अज्यूम करते हैं कि जब इसको ये रिसोर्सेज अवेलेबल मिल गए तो प्रोसेस डी कंप्लीट हो गया। जब प्रोसेस डी कंप्लीट होगा तो इट विल रिटर्न इट्स करंटली एलोकेटेड रिसोर्सेज, और जब ये जितने इसको एलोकेट किए गए थे रिसोर्सेज ये उनको रिलीज करेगा। उससे क्या होगा कि जो अवेलेबल मैट्रिक्स है वो इंक्रीज हो जाएगा। करंटली अवेलेबल हमारे पास था 1020, ठीक है। प्रोसेस डी को जो एलोकेटेड था वो 1101 था, ठीक है। तो इसने जब उस पर जितने एलोकेटेड रिसोर्सेज थे, ये मैं पीछे चलूँ, प्रोसेस डी के पास इसको एलोकेटेड था टेप ड्राइव 1 थी, ग्राफिक 1 था, प्रिंटर कोई नहीं था इसके पास, और डिस्क ड्राइव 1 थी। जब ये प्रोसेस कंप्लीट होता है तो ये जितनी चीजें इसकी एलोकेशन में है ये इसको रिलीज कर देगा। जब ये इसको फ्री करता है तो पहले वाला जो अवेलेबल चीज होती है ये वाली वैल्यूज उसमें ऐड हो जाती हैं, और जब ये ऐड होती हैं, ये पहले एक हमारे पास टेप ड्राइव थी, एक टेप ड्राइव जो प्रोसेस डी ने रिलीज की, टोटल अब हमारे पास दो हो गई। सेकंड पे ग्राफिक था, पहले कोई हमारे पास ग्राफिक अवेलेबल नहीं था, अब एक ग्राफिक फ्री हुआ तो टोटल एक ग्राफिक भी हमारे पास अवेलेबल हो गया। दो हमारे पास पहले से ही प्रिंटर अवेलेबल थे, प्रोसेस डी के पास कोई प्रिंटर नहीं था इसलिए उसने किसी को रिलीज नहीं किया, और प्रोसेस डी से आने के बाद वो ऐड होकर दो प्रिंटर अवेलेबल हो गए। हमारे पास जो थे लास्ट में हमारे पास इसमें था डिस्क ड्राइव। डिस्क ड्राइव पहले हमारे पास कोई भी नहीं थी लेकिन प्रोसेस डी ने एक डिस्क ड्राइव रिलीज की है, अब हमारे पास ये एक डिस्क ड्राइव भी अवेलेबल होगी। अब हमारे पास जो है 2121 रिसोर्सेज चारों अवेलेबल हैं। सेकंड नंबर पे अब हम क्या करेंगे कि हमने दोबारा नीड मैट्रिक्स को देखा, अब प्रोसेस डी को इग्नोर कर देना, वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हमने देखा कौन सी ऐसी रो है जो हमारे इस अवेलेबल 2121 रिसोर्सेज से लेस है। वो हमने देखा कि वो जो प्रोसेस ए है उसका जो नीड मैट्रिक्स है वो है 1100। तो इसमें देखा वन हमारा इस टू से लेस है और ये वन इस वन के लेस या इक्वल है, और रिमेनिंग तो जीरो जीरो है वो ऑलरेडी लेस है, लिहाजा हम प्रोसेस ए को रिसोर्सेज दे दें तो प्रोसेस ए जो है वो उन रिसोर्सेज को यूज करके कंप्लीट हो जाएगा। और जब वो कंप्लीट होता है तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि प्रोसेस ए कंप्लीट हो गया है, तो इसको जितने भी एलोकेटेड रिसोर्सेज थे प्रोसेस ए ने उनको रिलीज कर दिया। जब ये उसको रिलीज करता है तो अवेलेबल वेक्टर में फर्दर इंक्रीमेंट हो जाएगा। पहले अवेलेबल मैट्रिक था 2121, प्रोसेस डी नहीं सॉरी ये प्रोसेस ए होगा, मैं इधर टाइपिंग मिस्टेक थोड़ी सी मेरी। तो ये प्रोसेस ए जो है ये इसको मिल गया और इसने ये प्रोसेस ए के टू और पहले वाले दो प्रिंटर, टोटल चार प्रिंटर हो गए। पहले हमारे पास एक था ग्राफिक, प्रोसेस ए के पास कोई ग्राफिक नहीं था, टोटल एक ग्राफिक हो गया। पहले दो हमारे पास थे, सॉरी ये प्रिंटर है, पहले वाली टेप ड्राइव थी। तो दो हमारे पास प्रिंटर और एक प्रोसेस ए का प्रिंटर, टोटल तीन प्रिंटर हो गया। पहले एक डिस्क ड्राइव थी, एक डिस्क ड्राइव प्रोसेस ए से आई, टोटल दो डिस्क ड्राइव होगी। अब चार में से दो प्रोसेस हमारे कंप्लीट हो गए। थर्ड आइट्रेशन पे जाते हैं, तो इसमें हम प्रोसेस बी को देखेंगे। तो प्रोसेस जो बी है वो अब हमारा कंप्लीट होने की तरफ है। तो हमने उसको देखा कि जो प्रोसेस बी, ए और डी ऑलरेडी कंप्लीट हो गए तो उसको हमने इग्नोर किया, पीछे बी और सी बचते हैं।
तो हमने देखा प्रोसेस बी का जो नीड मैट्रिक्स है वो लेस देन है अवेलेबल मैट्रिक्स में। ठीक है, जब वो उससे लेस है तो इसको रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे और प्रोसेस बी उनको यूज करेगा। और हम ये अज्यूम करते हैं कि ये कंप्लीट हुआ है, जब कंप्लीट होगा तो इसने जितने भी होल्ड किए हुए थे एलोकेटेड रिसोर्सेज ये उनको रिलीज करेगा। और टोटल हमारे पास इसके पास जो था सिर्फ एक ही है जो है वो ग्राफिक्स लेके बैठा था। तो चार हमारे पास पहले थे टेप ड्राइव्स, और इस न्यू टेप ड्राइव कोई नहीं आई तो टोटल चार ही रही। एक पहले था ग्राफिक, एक अब आया, तो ये दो हो गए। बाकी प्रिंटर वो जितने पहले थे अब भी उतने ही रहे। इसके बाद हम आगे चलते हैं पीछे। अब देखा जाए तो एक ही रिसोर्स हमारे पास बचा, प्रोसेस बचा, प्रोसेस नंबर सी। सो प्रोसेस बी के बाद एक ही प्रोसेस हमारे पास बचता है जो आइट्रेशन 4 में हमारे पास। अब हमने देखा कि ए बी और डी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, और उसके बाद जो एक ही रो बचती है प्रोसेस सी, और वो भी उसका जो नीड मैट्रिक्स है वो लेस देन अवेलेबल वेक्टर है। यानी उसका जो नीड है वो हमारे पास जो है वो लेस देन अवेलेबल है। तो जब वो लेस देन अवेलेबल है तो उसको हम जो है वो आसानी से जो है यूज कर सकते हैं। ये 3100 है, मैं उसके भी इधर सी लिखा गया है। ठीक है, तो इसको हम इजीली जो है हैंडल कर सकते हैं। कैसे कि वो लेस देन है तो जितने भी अवेलेबल हैं वो सारे इसको दे दिए, इसकी नीड पूरी होगी, और इस तरह से प्रोसेस सी हमारे पास कंप्लीट होता है। और सारे प्रोसेसेस हमारे कंप्लीट हो जाते हैं और हमारा डेडलॉक भी नहीं आता, और हम गिवन अवेलेबल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए हमने हर प्रोसेस को जो है वो उसकी रिक्वायर्ड चीज़ें दे दी। ठीक है, इस तरह से हम चलते हैं आगे। और रिक्वायर्ड चीज़ें देने के बाद जो है हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज वो उतने ही हो गए हैं जो स्टार्टिंग में टोटल रिसोर्सेज थे। तो जब भी बैंकर्स एल्गोरिथम के थ्रू आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो स्टार्टिंग में आपके पास जो टोटल रिसोर्सेज होते हैं वो लास्ट में अवेलेबल सारे प्रोसेसेस को कंप्लीट करने के बाद वो उतनी ही तादाद उसकी वापस बन जाती है। ऐसा नहीं है कि बीच में कुछ भी वेस्ट होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास एक प्रोसेस 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ये 2019 के अंदर मेरा ख्याल है ये पास पेपर में भी आया है, IT306 ऑपरेटिंग सिस्टम पंजाब यूनिवर्सिटी के पास पेपर्स के अंदर। चार किस्म के रिसोर्सेज हैं, एक का नाम ए है, एक का बी, एक का सी, एक का डी। प्रोसेस एक जो है, प्रोसेस P0 जो है, इसको ए टाइप 0 मिला हुआ है, बी टाइप का एक इंस्टेंस है, सी और डी इसको नहीं मिला। प्रोसेस P1 जो है इसको ए टाइप का जो रिसोर्स है उसका वन सिंगल इंस्टेंस मिला हुआ है, रिमेनिंग इसको नहीं मिले। प्रोसेस P2 है, इसको इंस्टेंस जो है वो ए टाइप के रिसोर्स का सिंगल इंस्टेंस मिला है, बी टाइप के रिसोर्स का कोई इंस्टेंस मतलब कोई भी उसको सिंगल यूनिट भी इसको नहीं मिला। सी टाइप का जो रिसोर्स है इसके 5 यूनिट इसको मिले हैं, 5 इंस्टेंसेस मिले हैं, और डी टाइप के 2 इंस्टेंसेस मिले हैं। ठीक है, और जो P3 है उसको ए टाइप का कुछ नहीं मिला, बी टाइप का 1, सी टाइप का 3 और डी टाइप का एक। P4 को ना ए मिला ना बी, सी टाइप का एक इंस्टेंस और डी टाइप के 2 इंस्टेंसेस मिले हैं। जबकि जो इसकी मैक्सिमम नीड है वो क्या है कि जो P0 है वो कहता है कि मुझे ए टाइप का तो कोई रिसोर्स नहीं चाहिए, लेकिन बी टाइप के मुझे 5 रिसोर्सेज फर्दर जो मैक्सिमम 5 हों, सी का एक हो और डी के 3 हो, तब मैंने एग्जीक्यूट होना है। P1 कहता है कि ए टाइप का रिसोर्स एक हो, बी टाइप के 2 हो, सी टाइप के 5 और डी टाइप के रिसोर्सेज जो हैं वो 2 हो, तब मैंने एग्जीक्यूट करना है। और जो P2 है ये कहता है ए टाइप के मैक्सिमम जब तक 2 रिसोर्सेज, बी टाइप का 0, सी टाइप 5 और डी टाइप के 2 रिसोर्सेज नहीं होंगे तब तक मैंने नहीं चलना। डी टाइप P3 जो है वो कहता है ए टाइप का कोई रिसोर्स नहीं चाहिए, बी टाइप के 2, सी के 5 और डी के 2 चाहिए। इस तरह से P4 कहता है ए का कोई नहीं चाहिए, लेकिन B3, C5 और डी के 3 रिसोर्सेज मुझे चाहिए। और करंटली अवेलेबल जो है वो 1322 अवेलेबल है। तो हमने क्या करना है कि उसकी नीड को पहले चेक करना है कि किस वाले की फर्दर कितनी नीड है। तो हम पहले नीड मैट्रिक्स बनाएंगे। उसके लिए हमने क्या किया, एक साथ नीड मैट्रिक्स बनाया। कैसे बनाते हैं, जो मैक्सिमम है उसकी नीड उसमें से उसको एलोकेट जितने कर देंगे, रिमेनिंग उसको कितने चाहिए। तो हमने क्या किया कि इस वाले का, मैं एक मिनट, ये आपको स्क्रीन पे थोड़ा सा हाइलाइटर्स को फर्दर हम यूज करते हैं। पेन एक मिनट ओपन कर लूँ मैं, तो आपको एक पेन के साथ इधर जो है मैं
मेंशन करके तो लिखता हूँ। जस्ट मुझे एक सेकेंड दीजिएगा, आ गया मेरे पास, और इसको हम दोबारा मैक्सिमाइज कर देते हैं और हम इसको देखने जा रहे हैं कि हमने बेसिकली इस वाले को देखा, इसमें से मैक्सिमम जीरो है तो अवेलेबल भी जीरो है, ठीक है, एलोकेटेड, तो ये माइनस किया, जीरो माइनस जीरो दिस। फिर बी टाइप का रिसोर्स मेरे पास 5 मैक्सिमम नीड है और एक मेरे पास ऑलरेडी एलोकेटेड है P0 को, तो रिमेनिंग मुझे कितने चाहिए, 4। तो ये देखिए रिमेनिंग बी का 4 आ गया। सी का 1 3 मैक्सिमम है और अवेलेबल कुछ भी नहीं है, तो ये 1 3 एज इट इज मेरे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आया जो है P1 के ऊपर, इसका मैंने नीड अंडरस्टैंड की और इसमें क्या देखते हैं हम कि जो P का मैक्सिमम ए टाइप है वो मैक्सिमम भी मुझे 1 चाहिए और ऑलरेडी एलोकेशन में वो 1 आ गया, तो 1 माइनस 1 0, तो इसकी नीड मेरी 0 है। P2 जो B है, इसका B टाइप में 2 रिसोर्सेज टोटल मुझे चाहिए B टाइप के और अवेलेबल मेरे पास 0 है, तो 2 में से 0 माइनस किया तो 2, ठीक है। रिमेनिंग ये भी 0 0 है, तो ये इनमें से माइनस करेंगे तो ये 5 2 इसी तरह से आ गया, तो ये मेरे पास P1 की टाइप भी पूरी होगी नीड मैट्रिक्स। अब बारी आती है P2 की। P2 के अंदर हम जाते हैं तो इसको मैक्सिमम ए टाइप जो है वो 2 चाहिए और इसको एलोकेट एक ऑलरेडी हो चुका है, यानी इसके पास एक तो अवेलेबल है, फर्दर इसको कितना चाहिए, 2 पूरा करने के लिए एक, तो ए टाइप की इसको सिंगल नीड है। इस तरह से बी टाइप में इसको नीड भी मैक्सिमम 0 की है और एलोकेटेड भी 0 है, तो इसको बी की ज़रूरत नहीं है। सी के अंदर 5 2 इसको चाहिए मैक्सिमम और ऑलरेडी 5 2 इसने सी और डी का गेन किया हुआ, तो ये भी 0 0, तो 1 0 0 इसकी नीड बन गई। इसी तरह से आपकी ये नीड है। नीड निकालने के लिए हम करते क्या है कि मैक्स में से एलोकेशन को माइनस करते हैं, ए में से मैक्सिमम का ए माइनस एलोकेशन का ए, तो नीड का आपके पास ए आ जाएगा, मैक्सिमम का बी माइनस एलोकेशन का बी, तो इससे आपके पास नीड मैट्रिक्स का बी आ जाएगा, मैक्सिमम का सी माइनस एलोकेशन का सी, तो इससे आपको सी जो है वो नीड मैट्रिक्स का आ जाएगा। फिर मैक्सिमम का डी और माइनस करना है एलोकेशन का डी, तो इससे आपके पास नीड मैट्रिक्स का डी आ जाएगा। तो इस तरह आपने 1 बाय 1 जो है वो नीड मैट्रिक्स प्रिपेयर कर दिया। अब आपने करना क्या है कि ये पूरा नीड मैट्रिक्स 1 बाय 1 गो थ्रू करना है और देखना है कि कौन सी है जो ए बी सी डी नीड मैट्रिक्स में से जो इस वाले अवेलेबल मैट्रिक्स से लेस है। वो हम गए और हमने देखा कि ये वाला जो है सबसे पहले 1 0 0 ये इससे लेस है, तो आपने अवेलेबल माइनस नीड करना है। तो वो देखना है कि कोई भी नंबर नेगेटिव में ना जा रहा, अगर कोई नंबर नेगेटिव बनता है तो इसका मतलब हम वो फुलफिल जो है नीड उसकी पूरी नहीं हो रही, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या देखा पहली आइट्रेशन में कि इसके अंदर 2 रोज ऐसी हैं P2 और P3 जो लेस देन अवेलेबल है, मतलब वो दोनों की नीड हम फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले P2 की नीड को फुलफिल करते हैं और P2 की चूंकि नीड उससे लेस है अवेलेबल से, तो हमने इसको रिसोर्सेज दे दिए। तो जब P2 को रिसोर्सेज मिलेंगे तो वो कंप्लीट होगा, कंप्लीशन के बाद वो क्या करेगा, जो भी P2 के पास पहले से एलोकेटेड रिसोर्सेज होंगे वो उनको भी फ्री कर देगा, और वो जब वो फ्री होंगे तो पहले वाले अवेलेबल के अंदर वो ऐड हो जाएंगे, तो न्यू जो अवेलेबल हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो पहले हमारे पास ए टाइप जो था वो सिंगल इंस्टेंस था और P2 ने भी सिंगल को रिलीज किया था, अब ए टाइप मेरे पास टोटल जो है वो 2 हो गए। फिर ए टाइप के पास पहले 3 था और फर्दर 0 आया, इनको ऐड किया तो 3। पहले सी टाइप में 2 था, अब सी टाइप में प्रोसेस 2 ने 5 रिलीज किया तो टोटल ऐड करके 7 हो गया। फिर ये 2 + 2 मेरे पास 4 हो गया। इसके बाद मेरा मैट्रिक्स क्या बनता है, ये 2 3 7 4 मेरे पास जो है वो 2 3 7 4 आप यहाँ पे देख सकते हैं। मेरे पास न्यू नीड मेरा अवेलेबल जो है पहली वैल्यू ये थी
दूसरी वैल्यू ये वाली बन गई। और सबसे पहले मेरा जो प्रोसेस 2 है, ये मैंने देखा कि पहले नंबर पे मेरा जो प्रोसेस 2 है ये डन हो गया है। ठीक है, सबसे पहले ये डन हुआ है। उसके बाद फिर मैं एक नीचे सेव सीक्वेंस भी बना रहा हूँ कि मैं अगर P2 को सबसे पहले असाइन कर दूं तो उससे मेरा जो है वो सिस्टम जो है वो सेव सीक्वेंस में रहेगा। अब इसके बाद मैंने देखना है कि P2 तो कंप्लीट हो गया है, लिहाजा P2 जो है ये रेस में से निकल गया है। अब P1, P0, P3, P4 में से देखना है कौन सा है जिसका ये नीड मैट्रिक्स लेस देन अवेलेबल है। अब अवेलेबल की वैल्यू बदल चुकी है और पहले से ज्यादा है। ठीक है, तो अब हमने इसको देखना है। उसके लिए हमने चेक किया कि जो प्रोसेस 3 है, P2 को इग्नोर किया, तो उसके बाद अब हमारे पास जो प्रोसेस 3 है उसकी नीड लेस देन अवेलेबल है। तो हमने प्रोसेस 3 को ये जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं ये दे दिए। प्रोसेस 3 कंप्लीट हुआ। कंप्लीट होने के बाद जो उसने एलोकेटेड रिसोर्सेज थे वो रिलीज किए, तो इनको हमने ऐड कर दिया। 2 + 0 2, 3 + 1 4, 7 + 3 10, 4 + 1 5। आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ प्रोसेस 3, जो कि सेकंड नंबर पे मेरे पास ये कंप्लीट हो रहा है, आप चेक कर सकते हैं कि अब दूसरे नंबर पे मेरे पास P3 खत्म हुआ है। तो ये जो दो प्रोसेस हैं ये मेरे रेस में से निकल गए हैं। और पहले जो मेरे पास ये अवेलेबल रिसोर्सेज थे, अब जब प्रोसेस 3 भी कंप्लीट हुआ तो अवेलेबल रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए। अब इसके बाद मैंने देखा कि जो P4 है वो लेस देन मेरे अवेलेबल रिसोर्सेज के है, तो मैंने P4 को रिसोर्सेज दे दिए। जब P4 को मैं रिसोर्सेज दूंगा तो ये जो इसको ये एलोकेटेड रिसोर्सेज हैं, जब P4 टर्मिनेट होगा तो जो पहले से उसके पास चीजें हैं वो उसको रिलीज कर देगा। जब वो रिलीज करेगा इसको, कि जो मेरे पास ये P4 है, जब वो रिलीज करेगा, ये वाला रिलीज करते हुए एलोकेशन में जो रिसोर्सेज हैं और अवेलेबल के जो करंट रिसोर्सेज हैं, ए में ऐड होगा, बी में, सी में और डी के अंदर ऐड होगा। ठीक है, तो इस तरह से सेकंड नंबर पे मेरे पास प्रोसेस नंबर 3 हुआ। तो पहले प्रोसेस 2 फिर प्रोसेस 3। अब अगले नंबर पे मैंने देखा कि प्रोसेस 4 जो है P4 वो लेस देन, उसकी नीड जो है वो लेस देन अवेलेबल है, तो मैंने उसको रिसोर्सेज दे दिए। जब उसको रिसोर्सेज दिए तो उसने ये रिसोर्सेज जो है एलोकेशन आफ्टर टर्मिनेशन एलोकेटेड रिसोर्सेज को रिलीज किया। और जो एलोकेटेड रिसोर्सेज उसने रिलीज किए वो पहले वाले करंट अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर ऐड होते हैं और मेरे पास एक न्यू अवेलेबल रिसोर्सेज बन जाते हैं 2 4 11 7। ठीक है, और तीसरे नंबर पे मेरा प्रोसेस 4 अपडेट होता है, ये टर्मिनेट होता है। और अब आप चेक कर सकते हैं कि जो मेरा नीड मैट्रिक्स अवेलेबल मैट्रिक्स पहले ये था, अब मेरे पास वो आफ्टर दैट इंक्रीज होके मेरे पास ये बन गया। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ P4 मेरा अवेलेबल मैट्रिक्स ऑफ रिसोर्सेज पहले से ज्यादा इंक्रीज कर गया है। इसके बाद मैं ऊपर जाता हूँ P0 के ऊपर, मैं देखता हूँ उसकी जो नीड है वो लेस देन मेरे अवेलेबल रिसोर्सेज है। जब वो नीड लेस देन मेरे अवेलेबल रिसोर्सेज है तो मैं उसको फुलफिल कर देता हूँ। लेकिन साथ साथ P2, P3, P4 मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, उनकी नीड को मैं इग्नोर कर दूंगा। और नेक्स्ट जो है वो मेरे पास P0 है जिसकी नीड जो है वो लेस देन अवेलेबल रिसोर्स है, तो मैं उसको फुलफिल करूंगा। और उसके बाद जितने भी एलोकेटेड रिसोर्सेज हैं वो मेरे पास फ्री होंगे। 0 1 0 0, इसको पहले वाले 2 4 11 7 में मैंने ऐड किया। 2 + 0 2, 4 + 1 5, 11 + 0 11, 7 + 0 7। अब आप देख सकते हैं पहली वैल्यू ए की, दूसरी बी, तीसरी सी, चौथी डी है। तो जब भी कोई प्रोसेस कंप्लीट होता है वो अपने रिसोर्सेज को रिलीज करता है, तो ए की वैल्यू ए में ऐड होती है, बी की बी में, सी की सी में और डी की डी में। ठीक है, और ये मेरे पास चौथे नंबर पे जो प्रोसेस कंप्लीट हुआ है वो मेरे पास है P0। चौथे नंबर पे ये पूरा हुआ है। और P0 ने जब कंप्लीट हुआ तो इसके जो एलोकेटेड रिसोर्सेज हैं ये मेरे पास अवेलेबल हुए। और वो जो एलोकेटेड रिसोर्सेज हैं वो मैंने यहाँ पे ऐड करके ये बन गए मेरे पास। अब ये मेरा अवेलेबल है और मेरे पास अब बाकियों में से सिंगल जो प्रोसेस P1 है वो बचता है और उसकी जो नीड है 2520252, तो मेरे अवेलेबल रिसोर्सेज से लेस है। ठीक है, जब वो लेस है तो वो मेरा इजीली मैं उसको फुलफिल कर सकता हूँ, तो मैं सारे रिसोर्सेज उसको दे दूंगा। जब वो ले लेगा तो उसके बाद वो यूज करने के बाद मेरे पास न्यू रिसोर्सेज 3 5 11 5 11 7 बन जाते हैं। तो मैंने चेक किया कि मेरे पास अब सिंगल ही रो बचती है जो कि P1 है और उसकी जो नीड है वो लेस देन अवेलेबल है।
तो मैंने सारे रिसोर्सेज उसको दे दिए। उसको देने के बाद जो उसको एलोकेटेड रिसोर्सेज थे वो इससे पिछले टोटल अवेलेबल में ऐड कर दिए। ये मेरे पास 3, 5, 11, 7 न्यू अवेलेबिलिटी आ गई, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारा ये अब हमारे पास टोटल है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल प्रोसेसेस, हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं। अब हम चेक करें अगर कि क्या हमारे ये चीज़ें पूरी हो रही हैं, ये उतना ही है जो स्टार्ट में था। तो जितना स्टार्ट में एलोकेटेड था उसमें मैंने देखा कि ये जो मेरा टोटल ए है, इनको मैंने ऐड किया तो 2 आता है, बी को मैंने ऐड किया तो 2 आता है, सी वाले सारे प्रोसेसेस में एलोकेशन को ऐड किया तो ये 9 आता है, सारे डी वालों को ऐड किया तो 5 आता है। और पहली नंबर पे जो मेरे पास अवेलेबल था वो 1322 था। अब अगर मैं ये चेक करूं तो यहाँ पे मेरे पास ए का 2 स्टार्ट में था एलोकेटेड और फ्री मेरे पास अवेलेबल 1 था। तो मैं देखूं तो ए के टोटल 3 रिसोर्सेज बनते और ये देखें एंड पे मेरे पास 3 ही बचे। स्टार्टिंग में एलोकेटेड टोटल बी वाले 2 थे और 3 टोटल जो उस वक्त अवेलेबल थे, तो ये टोटल बनते हैं 5। तो अब देखिए मेरे पास ये 5 पूरे हो गए। फिर स्टार्टिंग में सी टाइप के 9 जो है वो ऑलरेडी एलोकेटेड थे, जो 9 किसी के यूज में थे और 2 उस टाइप के इंस्टेंसेस फ्री थे, टोटल ये 11 बने। तो ये देखें एंड ऑफ ऑल प्रोसेसेस मेरे पास 11 आई वैल्यू। और डी टाइप के 5 रिसोर्सेज ऑलरेडी एलोकेटेड यानी यूज में थे और 2 उस वक्त अवेलेबल थे और टोटल 7 बनते हैं। तो लास्ट में मेरे पास 7 आए। इसका मतलब मेरा ये क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट है और ये मेरा सेफ सीक्वेंस है। पहले P2 होगा, फिर 3 P4, फिर 1 फिर P2। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये सेफ सीक्वेंस आपके मल्टीपल होते हैं, एक जैसा नहीं है। आप चेक करें अगर तो आप देखते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ P, जो स्टार्टिंग में मैंने किया था P3, P2 सबसे पहले जब हमने कंप्लीट किया तो हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज था वो था 2374। तो अगर आप देखो 2374 उसकी नीड जो है वो कहाँ से पूरी हो रही है। 2374 की जो नीड है वो P3 और P4 दोनों कर सकते हैं, ठीक है। सो हमने ये देखा कि एक वक्त में एक से ज्यादा भी प्रोसेसेस होते हैं। या स्टार्ट में P2 और P3 ये दोनों वो थे प्रोसेसेस जिनकी नीड जो है वो लेस देन अवेलेबल थी। तो मैं चाहे तो पहले P3 को कर लेता, बाद में P2 की तरफ आता। लेकिन जब P3 P2 दोनों हो चुके थे तो फिर जो मेरे पास अवेलेबिलिटी थी वो इतनी थी कि मैं उससे P0 की नीड को फुलफिल कर सकता था। तो मैं पहले चाहता तो P0 को करता, फिर P4 पे चला जाता। तो नीड मैट्रिक्स मेरा जो है ये जो सीक्वेंस है ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। आपने सिर्फ एक चीज देखनी होती है कि जो अवेलेबिलिटी है उससे कौन से प्रोसेस की जो नीड्स हैं वो लेस हैं। जो सी नीड लेस हो उसको आप एलोकेट कर दें। जब उसको आप एलोकेट करेंगे तो वो प्रोसेस कंप्लीट होगा और जो पहले से उसने एलोकेट किए होंगे प्रोसेस वो फ्री हो जाएंगे और उन फ्री हुए हुए प्रोसेसेस को आपने अवेलेबल ABCD के अंदर ऐड कर देना है। सो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो जाता है जो है बैंकर्स एल्गोरिथम। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे फेसबुक पेज के थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी मुझे लाइक कीजिए, फेसबुक पेज पे आप मेरे से ये चीज़ें पूछ सकते हैं डिटेल में। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो ये मेरा फेसबुक पेज है, यहाँ पे आप मुझे मैसेज कीजिएगा। या आपने इधर हर स्लाइड के टॉप पे एक व्हाट्सएप नंबर देखा होगा, आप इस पे मुझे व्हाट्सएप करके भी मेरे से चीज़ें पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।